मूवी की शुरुआत में जापान का टोक्यो सिटी दिखाया जाता है, जो रात में भी जगमगा रहा है। एक बिल्डिंग में योशिको नाम का एक आदमी अपने ऑफिस में रात तक काम कर रहा होता है। अगले शॉट में उसके घर पे एक बैग डिलीवर किया जाता है और उसकी पत्नी बैग सुबह खोलती है तो उसमें उसके मायके से फ्रेश फिश होती है। वो अपने पिता को फोन करती है तो उसके पिता कहते हैं कि बेटी फिश बहुत फ्रेश है, तुम इसे ग्रेवी में डालोगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी, और बताओ तुम दोनों बच्चों को लेकर गांव को कब आ रहे हो, जल्दी आएंगे। पिताजी ये कहकर वो अपनी बेटी यूरी को फोन देती है, पर यूरी ही अपने नाना जी से बात नहीं करती और उसे फिश भी पसंद नहीं होता। मित्सु को फिश बनाना भी नहीं आता। वो योशिको से मदद मांगती है पर वो आराम से बैठकर टीवी देख रहा होता है और अपनी पत्नी की मदद नहीं करता। मित्सु तो फिश को फ्रिज में रख देती है और मायके से आए वो कैबेज निकालती है। उसमें से कीड़ा निकलता है और वो उसे देकर रह जाती है। इतने में उनका बेटा केंजी मुंह में बर्गर दबाकर अंदर आता है और किसी से एक शब्द भी कहे बिना ही अपने कमरे में चला जाता है। लगता है वो कॉलेज स्टूडेंट है। वो अपने लैपटॉप के आगे बैठता है और तभी उसकी क्लासमेट जो उसकी क्रश भी है वो फोन करती है और क्लास नोट्स मांगती है। वो नोट्स भेजता है और अपने क्रश की वीडियोस को निहार रहा होता है। दूसरे कमरे में उसकी बहन ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती है और मोबाइल पर ड्रेसेज को स्क्रॉल करके देख रही होती है। तब बैटरी लो हो जाती है और वो फोन को चार्ज में लगाती है। फिर वो अपने स्कूल फ्रेंड को मैसेज करने लगती है। मित्सु अकेले किचन में काम कर रही होती है और कहती है कि ये बच्चे हमेशा मोबाइल से क्यों चिपके रहते हैं। योशिको उसकी बात अनसुनी करके सोने चला जाता है। अगले दिन अलार्म क्लॉक नहीं बजता, 3 बजे से सब कुछ बंद पड़ा होता है। किसी को शायद कुछ पता नहीं होता। कर्ट न होने की वजह से फ्रिज में रखी मछली खराब हो जाती है और मित्सु उसे कचरे में फेंक देती है। लाइट्स, टीवी, इलेक्ट्रिक कुकर, टॉर्च, टेलीफोन कुछ भी काम नहीं करता। यूरी का फोन स्विच ऑफ हो गया होता है, पर बच्चे अपने स्कूल कॉलेज के लिए और योशिको अपने ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। मित्सु खाना बनाने के लिए गैस स्टोव चलाती है पर तब तक तीनों बाहर चले जाते हैं। बाहर लिफ्ट बंद होते हैं और तीनों 10वें फ्लोर से नीचे उतरते उतरते थक जाते हैं। यूरी स्कूल के लिए निकलती है और कंजी साइकिल में कॉलेज जाता है। योशिको भी रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो वहां भी कोई ट्रेन नहीं चलती क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है। वहां पर जाने वाले लोगों की खूब भीड़ लगी होती है। अब कॉलेज के रास्ते में कंजी के हेडसेट और ब्लूटूथ ईयरफोन खराब हो जाते हैं। कुछ लोग टैक्सी से जाना चाहते हैं पर टैक्सी काम नहीं करती। टैक्सी या कोई गाड़ी काम नहीं करती। लगता है गाड़ियों की बैटरी भी खत्म हो चुकी है। मित्सु जो रोज लिफ्ट में कचरा लेकर नीचे डालती थी, बेचारी 10वीं मंजिल से नीचे उतरकर कचरा डालती है और दूसरे फ्लैट वाले कहते हैं कि लगता है कट नहीं आएगी, कैंडल्स खरीदने पड़ेंगे, और ये कहकर वे बाजार जाते हैं। मित्सु को भी ठीक लगता है पर अब 10 फ्लोर ऊपर चढ़ के पैसे निकालकर वापस नीचे कौन उतरेगा। यहाँ लगता है कि योशिको पैदल ही ऑफिस पहुँच गया था। वहाँ तो ऑटोमेटेड डोर भी काम नहीं करता। सब डोर तोड़कर अंदर जाते हैं पर अंदर जाकर करेंगे क्या। कंप्यूटर, फोन सब तो बंद पड़े होते हैं। बच्चों के स्कूल कॉलेज में भी बहुत कम स्टूडेंट्स आए होते हैं क्योंकि बहुत लोगों को ट्रांसपोर्ट नहीं मिला होता। दूसरी ओर सुपरमार्केट में कैंडल खरीदने के लिए भीड़ जमा हो जाती है। ज्यादातर लोग लकड़ी स्टोव यूज करते हैं और बिना कट के वे खाना नहीं पका सकते, इसीलिए वे रेडीमेड फूड आइटम और पानी खरीदने सुपरमार्केट में जमा हुए होते हैं। और टेक्नोलॉजी का खेल तो देखिए, बिजली के लिए भी वो अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड ले गए होते हैं। यार, कार्ड के बिना कार्ड स्वाइप कैसे करोगे। जिनके पास कैश होता है वे चीजें खरीद कर चले जाते हैं। ऊपर से जिस गाड़ी में सुपरमार्केट का सामान होता है वो भी कहीं रुकी पड़ी होती है और इस वजह से स्टोर की चीजें तेजी से खत्म होने लगती है। और ऑफिस में सबको छुट्टी देकर कहते हैं कि जब कट आ जाएगी तब अपना मुंह दिखाना। रास्ते में योशिको एक साइकिल शॉप में जाता है। साइकिल की इम्पोर्टेंस अब लोगों को समझ आ रही थी क्योंकि उसके लिए कट की जरूरत होती नहीं, लेकिन बढ़ते डिमांड के कारण साइकिल का रेट आसमान छू रहा है। दुकानदार कहता है जरा देर मत कीजिए वरना शो खत्म जाएगा। बेचारा योशिको उसे मुंह मांगी कीमत देकर साइकिल खरीद लेता है और उसी से घर पहुंचता है। मित्सु बालकनी से आसमान को देखती है। सिटी की लाइट्स के बिना रात का आसमान और भी चमक रहा होता है। बच्चों के पास फोन, ब्लूटूथ, हेडसेट, लैपटॉप जैसी कोई भी चीज नहीं होती और कोई रास्ता न पाकर वो भी बालकनी में आ जाते हैं और पूरी फैमिली वहां जमा होकर सोचती है कि कल तो कट आ ही जाएगा, पर दूसरे दिन भी कट नहीं आता। वॉशिंग मशीन की जगह अब मित्सु सारे कपड़े धो रही होती है और वो भी बहुत कम पानी में। योशिको ऑफिस जाता है तो वहाँ बॉस सबसे कहता है
यहाँ क्या मैंने पावर प्लांट खड़ा किया है? घर चले जाओ, जब घर में कट आएगा तभी आना। योशिको को घर पर रहने की आदत नहीं होती, इसीलिए घूमने निकलता है। तभी एक लड़का उसकी साइकिल पर बुरी नजर डालता है और योशिको उसको भगा देता है। कंजी अपने क्रश के घर जाता है तो वो बोरिया बिस्तर बांधकर फैमिली के साथ कहीं जा रही होती है। वे बताते हैं कि यहाँ खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, इसीलिए हम शहर छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ घर में पानी नहीं होता और इससे मित्सो पास के वाटर टैंक में जाती है और लंबी लाइन लगी होती है। लेकिन बिना कट के बोरवेल से पानी कैसे निकलेगा? भाई वो लोग भी बेबस होकर लोगों को खाली हाथ लौटा देते हैं। योशिको कुछ पैसे निकालने बैंक में जाता है क्योंकि एटीएम बंद पड़े थे। वहाँ बहुत भीड़ होती है। कंप्यूटर तो काम करने से रहे तो अकाउंट कैसे देखेंगे? बैंक वाले कहते हैं कि भाइयों और बहनों घर जाकर अपनी पुरानी पासबुक लेकर आओ, अगर उसमें बैलेंस है तो ही आपको पैसे मिलेंगे। अब बैंक वाले भी ऐसे थोड़ी सबको पैसे दे सकते हैं। वहाँ का माहौल देखकर आपको नोटबंदी का वक्त जरूर याद आया होगा, जब हमने लाइन में लगकर बैंकों में अपने सारे पैसे जमा किए थे और जब पैसे निकाले गए तो 5,000 या 10,000 दिए जाते थे। वैसा ही माहौल यहाँ भी होता है। इस भीड़ में योशिको की ऑफिस की फाइल गिर जाती है और उसको समेटने के चक्कर में वो लोगों की मार खाता है। इस तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। क्या सिर्फ टोक्यो में ही कट नहीं है या फिर पूरी दुनिया का यही हाल है? और अचानक कट सप्लाई इस तरह से बंद कैसे हो गई और कितने दिन ऐसा चलेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं होती। सोचिए, अगर आपके पूरे शहर या गांव में अचानक कट बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? दूसरे शहर में किसी को फोन करके पूछेंगे कि वहाँ क्या हाल है, और यहाँ मोबाइल, टीवी, इंटरनेट सब कुछ बंद हो जाए तो आप क्या करोगे? तो दूसरी जगह क्या हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं रख पाएंगे। ऐसी हालत में टोक्यो के लगभग सभी लोग अपना सामान बांधकर पास के शहर में जाने लगते हैं। अपार्टमेंट में रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए कोई नहीं आता। उनके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं होता और वे एक एक करके मर रहे होते हैं। आखिर में योशिको की फैमिली भी शहर छोड़कर मित्सो के मायके जाने का फैसला करती है। बच्चे गांव में जाना चाहते पर और कोई रास्ता न पाकर वे अपनी जरूरत की चीजें पैक कर लेते हैं। फ्लाइट की टिकट के लिए योशिको भी अपने पूरे पैसे निकालता है। फिर वे पैसे कम पड़ जाते हैं। तब मित्सो किचन के सारे डब्बे खोलकर उनमें से पैसे निकाल लेती है। उतना पैसा देकर पूरा परिवार शौक जाता है। वैसे जो भी हो, हर फैमिली में औरत ही पैसे बचाकर रखती है जो बुरे वक्त में पूरे परिवार के काम आता है। वो अपनी चीजें पैक करते हैं और साइकिल में वहां से निकलते हैं। यूरी धूप से बचने के लिए सनग्लास लगाती है और केजी हीरे जवाहरात की तरह अपने मोबाइल को संभाल कर रखता है। यूरी इस हालत में भी मेकअप करना नहीं भूलती। योशिको मित्सो को साइकिल पर बैठाकर एयरपोर्ट जाता है। बहुत दिन बाद वे इस तरह अकेले बाहर निकले होते हैं और रास्ते में वो देखते हैं कि सब्जियां सोने के भाव बिक रही होती है, क्योंकि बिना पानी के खेती नहीं हो रही थी और मार्केट में पड़ी भी थोड़ी सी सब्जियां भी होती महंगी बिक रही थी। मित्सो दुकान से वाटर बॉटल का एक बॉक्स खरीद लेती है। पैसे बहुत अच्छे लगते हैं पर फिर भी वो खरीद लेती है। पानी की जगह पैसे नहीं पी सकते हैं न फिर रास्ते में वो एक जगह रुककर घर से लाए खाना खाते हैं। यूरी सब्जियों को छूती भी नहीं। पब्लिक टॉयलेट की हालत देखकर बच्चे पार्क में के पीछे जाते हैं। फिर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। आगे भी क्या बताने की जरूरत है, फ्लाइट सारी बंद पड़ी होती है। फ्लाइट के पास आते ही लोगों को पुलिस मारकर भगा रही होती है। अब ये लोग कई गुना ज्यादा पैसे देकर पास के एक होटल में ठहरते हैं। डिनर के वक्त योशिको सोचता है कि किसी तरह गांव पहुंचकर अपनी फैमिली को वहीं सेटल करना है। अब योशिको फैसला करता है कि बाय रोड उसे गांव को जाना पड़ेगा और रास्ते में कई शहर और गांव पड़ते हैं। उनमें भी कई प्रॉब्लम्स होंगी और हमें उन सबको फेस करना है। इसलिए वो सबको समझाता है। यूरी जिद करती है कि उतनी दूर और वो भी साइकिल पर, नो चांस, आप मुझे वापस घर छोड़ दीजिए। लेकिन घर में क्या रखा है ऐसा सोचकर मान जाती है। अगले दिन वो अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठा करते हैं। बच्चे एक सुपरमार्केट में घुसते हैं जहाँ कोई नहीं होता। वो कहीं से एक मैप ढूंढ निकालते हैं। मित्सो योशिको दूसरी ओर जाकर एक्स्ट्रा साइकिल खरीदने की कोशिश करते हैं। एक किराने की दुकान में साइकिल होती है पर उन्हें कहती है कि साइकिल तो मैं दे दूंगी पर पैसों के बजाय कोई चीज दे दीजिए। मित्सो योशिको की दारू की बोतल निकाल कर दे देती है और बदले में थोड़ा चावल और एक साइकिल ले लेती है। देखा, ऐसी सिचुएशन में पैसों का कोई मोल नहीं होता। अब चारों अलग अलग साइकिल पर मैप की डायरेक्शन को देखकर जा रहे होते हैं। शहर में हर जगह ब्लॉक किया होता है और वे वापस जाने लगते हैं। वहाँ बड़ी तादाद में लोग पैदल चल रहे होते हैं। कुछ लोग साइकिल और कुछ स्केटिंग बोर्ड पे भी जा रहे होते हैं।
भीड़ में कुछ लोग इस विश्वास के साथ चल रहे होते हैं कि अगले शहर में कट है और धीरे धीरे रात हो जाती है और चारों खुले आसमान के नीचे सो जाते हैं। ठंड की वजह से केजी जाग जाता है और देखता है कि एक आदमी उनकी वाटर बॉटल चुराकर भाग रहा है कि जो सुचेत तो है, पर वो देखता है कि वो आदमी पानी में दूध का पाउडर मिलाकर एक छोटे बच्चे को दे रहा होता है और ये देखकर केजी का दिल पिघल जाता है और वो गिल्टी फील करके वापस आता है। दूसरे दिन रास्ते में 2 किलोमीटर का एक लंबा टनल आता है। टनल के अंदर नाम की भी रोशनी नहीं होती। अंधेरे में टनल को पार करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है। वो एक नेत्रहीन बुजुर्ग होती है जो पैसों के बदले उन्हें टनल पार करवाने की जिम्मेदारी लेती है। उसके पीछे जाकर वे उस पार पहुंच जाते हैं। योशिको का परिवार किसी तरह एक हफ्ता मैनेज तो कर लेता है और अब पूरे 16 दिन हो चुके होते हैं। उनके सारे वाटर बॉटल खाली हो जाते हैं। वहाँ पास के एक नदी में कपड़े धो रहे होते हैं और योशिको उसी नदी का गंदा पानी पीने लगता है। आगे रास्ते में बारिश होने लगती है और गंदा पानी पीने से योशिको का पेट खराब जाता है और अब वे बारिश से बचने के लिए एक ब्रिज के नीचे आ जाते हैं। हवाएं इतनी तेज होती है कि उनकी साइकिल खींच ले जाती है। साइकिल पर रखा सामान, कपड़े, चावल और सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं। उनके पास अब खाने पीने का कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते रहते हैं। अगले शहर में एक सुपरमार्केट होता है। दोनों बच्चे अंदर घुसकर खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं, पर वहाँ चावल का एक भी दाना नहीं होता और पेट डॉग्स का खाना भरपूर होता है। बेचारे उन पैकेट्स को उठा लेते हैं। वहाँ वाटर बॉटल नहीं होते, पर खराब पड़ी हुई कार की बैटरी होती है। बच्चे उसके अंदर बचा हुआ पानी अपनी बोतलों में भर लेते हैं। इससे बुरी सिचुएशन हो भी क्या सकती है। बाहर योशिको आग लगने की कोशिश में जुटा होता है, पर आग तो लगती नहीं। तभी केंजी अपना लाइटर देता है, पर उसे लेने के बजाय योशिको अपने तरकीब को लगातार ट्राई करता है। वो समझ जाता है कि अब कट कभी नहीं आने वाला और उसका मोबाइल भी किसी काम का नहीं है। इसलिए वो मोबाइल कवर को निकालकर उसे मरोड़ते हैं और उसे लगाकर साइकिल टायर का पंचर ठीक करता है। अगले 6 दिन तक वे डॉग फूड से अपना पेट भरते हैं और बैटरी से निकाला हुआ पानी पीते हैं। रास्ते में उन्हें एक फैमिली मिलती है जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे होते हैं। वे एकदम शानदार साइकिल में जा रहे होते हैं। उन्होंने बाइकर का स्पोर्ट्स गियर पहना होता है और सेफ्टी हेलमेट के साथ एकदम पक्के बाइकर्स हो सकते हैं। उनके पास खाने पीने की चीजें भी भरपूर होती हैं। वे बारिश का पानी पीते हैं और उसे भरकर भी रख लेते हैं। रास्ते में जहाँ भी खाने लायक पौधे पड़े होते हैं वे सब बटोर कर रख लेते हैं। वो कम खाते हैं और ज्यादा बचाकर रखते हैं, क्योंकि न जाने और कितना दिन उन्हें रास्ते में गुजारना पड़ेंगे। पोल के पास एक कैमरा होता है जो बैटरी से नहीं चलता बल्कि मैकेनिकल कैमरा होता है। यह फैमिली स्ट्रीट को एंजॉय कर रही होती है और दोनों फैमिली एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होती हैं और दोनों कुछ दूर साथ की सफर करती हैं। नाविक ब्रिज पर लेटे वाले पास के शहर में कट की सिचुएशन को जानने के लिए जा रहे होते हैं। एक मोड़ पर नई फैमिली अपने गांव का रास्ता पकड़कर चली जाती है और योशिको की फैमिली कट वाले शहर की तलाश में आगे बढ़ती है। उस नई फैमिली को देखकर योशिको को थोड़ा जलन हो रही होती है, क्योंकि वे थोड़ी चीजों में इतने खुश नजर आ रहे थे। इसीलिए उनके जाने से योशिको को जरा तसल्ली होती है। योशिको को डर भी रहता है कि मैं छोटी सी आग भी जला नहीं पाया तो अपनी फैमिली को इस मुश्किल समय में कैसे बचाऊंगा। अब बच्चों के कपड़े गंदे हो गए होते हैं, पर वे उन्हीं कपड़ों में अगले शहर पहुंचते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि वहां भी कट नहीं है। लोगों की बात मानकर वे इतनी दूर बेकार आ गए थे। कैंची चिल्लाता है कि यार डैड, आप तो बड़े सपने दिखा रहे थे कि यहाँ कट है, कहाँ है कट। फिर मित्सु दोनों के बीच सुलह करवाकर वहाँ से आगे ले जाती है। आगे एक्वेरियम होता है जहाँ मछली भी होती है। एक्वेरियम की मछलियों और कीड़ों को लोग पकाकर बेच रहे होते हैं। योशिको की फैमिली भी लाइन में लग जाती है, पर जब उनकी बारी आती है तो सब कुछ कदम हो जाता है। योशिको पैर पकड़ लेता है कि कम से कम मेरे बच्चों को कुछ खाने को तो दे दो, पर भूखे लोगों ने वहाँ के बर्तन भी चाटकर साफ कर देते हैं। अब उनके पास पानी भी नहीं होता और वे जार हाथ में लिए आगे बढ़ते हैं और पावर कट के 67 दिन हो चुके हैं और लगभग जान निकल चुकी होती। सभी अपनी साइकिल के साथ वे खेत में पहुंचते हैं और सिकुड़कर गिर जाते हैं। तभी उन्हें सफेद सुअर दिखता है। मित्सु बैग से रस्सी निकलता है और उसे लेकर योशिको सुअर के पास जाता है और उसको पकड़कर मार डालता है। अब उसे काटेगा कौन? मित्सु को तो फिश बनानी भी नहीं आती और न ही ठीक से पकाना आता है। तभी वहाँ एक बुजुर्ग किसान आता है और उन्हें पानी और खाना देता है। यूरी जो फिश नहीं खाती थी वो यहाँ दबा दबा कर सुअर का मांस खा रही होती है और खाने से पहले उन्होंने प्रॉमिस किया होता है कि खाने के बदले में वे बुजुर्ग के लिए कुछ काम जरूर करेंगे। अब वो पैसों का कोई काम नहीं था। अब पैसा नाम की चीज जब नहीं थी तो इसी तरह दुनिया चलती थी।
काम करके पैसे नहीं बल्कि जरूरत की चीजें दी जाती थी। बुजुर्ग चारों को सूअर काटकर उसका मांस धूप में सुखाने का काम देता है और वे बड़े खुशी से काम करते हैं। फिर वे चूल्हे पर एक बड़ा बर्तन लेकर पानी गर्म करते हैं। बुजुर्ग नहाकर उन्हें भी नहाने को कहता है और 2 महीने बाद गर्म पानी देखकर उन्हें स्वर्ग जैसा नजर आता है। बुजुर्ग सबको नए कपड़े देता है और कहता है कि ये कपड़े मैंने अपने बेटे और उसके परिवार के लिए खरीदे थे। वे अमेरिका से आने वाले थे पर नहीं आए। उसकी बात सुनकर मित्सो को अपने पिता की याद आने लगती है और वो योशिको का हाथ पकड़कर सो जाती है। उस रात सब बहुत ही गहरी नींद में मस्त तरीके से सोते हैं। यह खेत और उसके आसपास की जगह इसी बुजुर्ग की है। उसने इलेक्ट्रिक फैंस लगा रखी होती है पर अब तो कर्ट नहीं था। इसीलिए बुजुर्ग योशिको की फैमिली से कहता है, तुम्हें उन सुअरों से इस खेत को बचाकर रखना होगा। अगर सुअर अंदर आ जाए तो उसे पकड़ना भी होगा। इसलिए वे कुछ दिन वहां रहते हैं और बुजुर्ग के काम में मदद करते हैं। बुजुर्ग इन पर और खुद पर रहम खाकर कहता है कि तुम लोग चाहो तो हमेशा के लिए यहीं रुक सकते हो। मुझे भी एक फैमिली का साथ रहने को मिल जाएगा और बड़ा ही सुकून लगेगा। तब योशिको बताते हैं कि वो अपनी फैमिली को मित्सो के पिता के पास ले जाना चाहता है। बुजुर्ग कहता है कि अच्छी बात है, तुम मेरे जैसे एक बुजुर्ग से मिलने जा रहे हो। फिर बुजुर्ग सुअर का मांस देता है जो उन्होंने नमक डाल के धूप में सुखा रखा था। बुजुर्ग उन्हें फूड आइटम्स पैक करके देता है और रास्ते के खर्चे के लिए पैसे भी देता है। वे बुजुर्ग से विदा लेकर 3 दिन साइकिल पर ट्रेवल करते हैं। अपनों के भरोसे वे आगे जाते हैं तो वहाँ एक नदी बह रही होती है और वे सोचते हैं कि इसको पार कैसे करें। तब योशिको अचानक आसपास पड़ी में लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और पूरी फैमिली मिलजुल कर एक बोट तैयार करती है। फिर थोड़ा सामान उस पर रखकर वे उस पार पहुँचाते हैं। योशिको और कंजी साइकिल लेने वापस आते हैं। इतने तेज बारिश होने लगती है और हवा भी तेज हो जाती है। दोनों साइकिल लेकर वापस आ रहे होते हैं कि नदी का बहाव बढ़ जाता है और लकड़ियां बिखरने लगती है। कंजी जो किसी तरह उस पार पहुंच जाता है, पर योशिको पानी में डूबकर नदी के साथ बह रहा होता है और वे पूरी रात उसको ढूंढते हैं पर उसका कहीं पता नहीं चलता। वे रोते हुए उसे हर जगह ढूंढते हैं लेकिन उन्हें उसके सर के बाल मिलते हैं और पावर कट के 94 दिन हो गए हैं। मित्सो योशिको के बारे में सोचकर रो रही होती है। सब कुछ कंजी को संभालना होता है। कंजी फिर बैग से खाने की चीज निकालकर अपनी बहन को देता है और वो पीछे आते हुए कुत्ते के साथ खाना शेयर करती है। कुत्ता अपने साथी कुत्तों को भी वहां ले आता है कि चारों भाइयों को खाना मिल गया। अब सारे कुत्ते मित्सो के बैग पर झपटते हैं जिसमें से मांस की बू आ रही होती है। वो बेचारी डगमगा कर खड्डे में गिर जाती है और उसका पैर भी फ्रैक्चर हो जाता है। दोनों बच्चे उसे किसी तरह ऊपर ले आते हैं। इस बीच कुत्ते सारे मांस खा चुके होते हैं और अब उन बच्चों को भी अपना शिकार बनाना चाहते हैं। डर के मारे वे सब आंखें बंद करते हैं और रेल की पटरियों के बीच बैठ जाते हैं। तब दूर से कोई आवाज आती है जिसे सुनते ही कुत्ते भाग जाते हैं। तब वहां एक ट्रेन आ रही होती है जो कोयले से चलती है और इन्हें पटरी पर बैठा देख ड्राइवर ब्रेक मारता है। उसे देखकर तीनों होश में आते हैं और ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। उस ट्रेन का आदमी मित्सो के पैर पर पटरी लगाता है और उसके पति के बारे में पूछता है। उसका सवाल सुनकर तीनों रोना शुरू कर देते हैं। फिर दिखाते हैं कि योशिको पत्थरों के बीच पड़ा हुआ है पर वो टकला होता है तो पता चलता है कि वो इतने दिन विग पहनकर घूम रहा था और उसके बालों को देखकर उसके फैमिली ने सोचा कि वो मर गया। वो होश में आता है और बड़ी मुश्किल से चलकर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। तब वही ट्रेन उसको क्रॉस करके जाती है। योशिको न तो उठकर चल पाता है और न ही उसकी आवाज निकलती है और उसकी पॉकेट में लाइटर होता है जो कंजी ने दिया था। वो उसको जलाता है और उससे धुआं निकलने लगता है। खुशकिस्मती से ट्रेन के अंदर से मित्सो उसको देख लेती है। वो और गौर से देखती है तो धुएं की वजह से अपने पति का टकला सर नजर आता है। वो चिल्लाकर जमीन आसमान एक कर देती है और ट्रेन रुकवा देती है। बच्चे जाते हैं और योशिको को उठा लेते हैं। चलो शुक्र है फैमिली का रियूनियन हो गया। अब योशिको और मित्सो अपनी बीती जिंदगी की कहानियां बच्चों को सुनाते हुए अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। तब मित्सो योशिको के नकली बाल उसको देती है जो उसे नदी में मिले थे। ऐसे घटिया बाल की मुझे कोई जरूरत नहीं, ऐसा कहकर योशिको उसको बाहर फेंक देता है। ट्रेन आगे टनल के अंदर जाती है और स्टीम इंजन होने की वजह से वो ट्रेन धुआं छोड़ती है, पर टनल बहुत छोटी होती है और इसीलिए धुआं घूम फिरकर वहीं ट्रेन के अंदर चला जाता है और सभी का मुंह काला हो जाता है। जो लोग मेकअप के बिना बाहर नहीं निकलते थे वे अब एक दूसरे का काला चेहरा देकर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं और पावर कट हुए 108 दिन हो जाते हैं। तीनों योशिको को एक ठेले जैसी गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे होते हैं और आगे शहर या गांव के बजाय एक बीच होता है।
मित्सु ध्यान से समुद्र की ओर देखती है तो वहाँ उसके पिता फिशिंग करते नजर आते हैं। वो खुशी से पिता को पुकारती है और बच्चे भी नाना जी कहकर चिल्लाने लगते हैं। योशिको भी पिताजी अरे वो पिताजी कहकर चिल्लाने लगता है और वो दौड़कर नाना जी के पास पहुंच जाते हैं। अपने पोते और पोती को देखकर नाना जी खुशी से झूम उठते हैं। 108 दिनों में बिना कर्ट के कई फैमिलीज मर चुकी होती हैं, क्योंकि कर्ट के बिना तो हमने जीना सीखा ही नहीं। इन मौतों की वजह से दुनिया की आबादी भी बहुत कम हो चुकी होती है। पर योशिको की फैमिली लंबा और कठिन रास्ता पार करके अपने गांव पहुंच गई थी और वहां भी बिना पावर के 2 साल और 4 महीने हो चुके होते हैं। तब हमें दिखाते हैं कि योशिको और कंजी समुद्र में फिशिंग कर रहे होते हैं। वे ढेर सारी मछलियां पकड़कर जमा कर रहे होते हैं। दूसरी ओर दिखाते हैं कि यूरी कपड़े बुन रही होती है। मित्सु अपने पिता के खेत में टमाटर उगाने का काम कर रही होती है और वे प्रकृति से जुड़कर एक स्वस्थ जिंदगी गुजारे होते हैं। एक दिन सुबह अचानक कोई आवाज सुनकर योशिको झटके के साथ उठता है। उसे कहीं से अलार्म क्लॉक की आवाज सुनाई देती है। वो चौंक जाता है और फिर पता चलता है कि उस गांव के बीच रखे पब्लिक स्पीकर सिस्टम से आवाज आ रही है। अचानक ही गांव की स्ट्रीट लाइट भी जलने लगती है। लगभग 2.5 साल बाद कर्ट वापस आई होती है और गांव के लोग लाइट्स को अजूबे की तरह देख रहे होते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि टोक्यो फिर से उस पुरानी भागदौड़ में खो चुका है। न्यूज, यूट्यूब और सारे टीवी चैनल गुजरे पावर कट के बारे में 24 घंटे चर्चा कर रहे होते हैं। यह पावर कट क्यों हुआ, इसकी असली वजह क्या थी और इतना लंबा पावर कट क्यों हुआ, इन सब सवालों के जवाब टीवी न्यूज योशिको की फैमिली देख रही होती है। एक चैनल पर कहते हैं कि ये सोलर स्टॉर्म की वजह से हुआ। दूसरा चैनल बताता है कि असली न्यूज तो हम बताते हैं, एक बहुत ही बड़ा और भारी उल्का पिंड गंदी बात आसमान से गिरा और धरती से टकरा गया, इसी वजह से पावर चली गई थी। कुछ और चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है कि ये टेररिस्ट का साइबर अटैक है और इस तरह हर चैनल अपनी अपनी अलग कहानी बता रहा होता है। ये लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि आखिर ये सच है क्या। जो भी हो, चलो हम वापस टोक्यो जाते हैं। ये फैसला करके वे टोक्यो में अपने घर आ पहुंचते हैं। अगले शॉट में दिखाते हैं कि मित्सु मछली काट रही होती है और कंजी अपने लैपटॉप के बजाय गिटार हाथ में लिए उसको बजा रहा होता है। यूरी मोबाइल फोन के बजाय सिलाई मशीन पर काम कर रही होती है और लगता है कि स्कूल में भी ये सब सिखाया जा रहा था। योशिको अपना लंच बॉक्स भूल जाता है और मित्सु उसे लंच बॉक्स देने लिफ्ट में जाती है। नीचे योशिको अपनी साइकिल लेकर ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा होता है। तब मित्सु के नाम का एक पोस्ट आता है। अरे ट्विटर वाला नहीं, असली वाला पोस्ट, और उसमें कुछ फोटोज होते हैं। याद है वो कम चीजों में सुखी रहने वाला परिवार जो रास्ते में मिला था। 2.5 साल बाद भी उन्होंने सभी को याद रखा था और एड्रेस पर वो फोटोज भी भेजे हैं जो लोगों ने अपने मैकेनिकल कैमरे से खींचे थे। अब चारों मिलकर उन फोटोज को देखने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। एक पावर कट, सिर्फ एक लंबे पावर कट की वजह से उन्होंने गाँव तक का रास्ता तय किया। उसने उनकी जिंदगी बदल डाली थी। फिर गांव की जिंदगी ने उनको जो सीख दी वो उसे कभी नहीं भूलेंगे। पहले तो एक ही छत के नीचे रहकर वो बिजी रहते थे, लेकिन अब उनके पास बिना घर के भी एकजुट होकर रहने का एक्सपीरियंस मिल चुका था और वे एक दूसरे के और करीब आ चुके थे। पावर, टेक्नोलॉजी, मीडिया और सोशल मीडिया की हलचल से दूर एक शांति भरी जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है। उसे अपनाने के लिए छोटी सी कोशिश की जरूरत है जो इस मूवी ने की है। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।